थोड़ा सा रिकॉल करो, कोई रिकैप। अंशिका याद है? अवनी बताओ बेटा क्या। नोटबुक में लिखा। हाँ हाँ चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई रिकैप करते हैं अपन, है ना। और लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था गे लुसेक्स लॉ। ठीक है, गे लुसेक्स लॉ को अमोंटन्स लॉ भी कहते हैं वैसे तो। ठीक है, गे लुसेक्स लॉ नाम फेमस है। गे लुसेक्स लॉ अपन ने किया था, और इसमें क्या बताया था गे लुसेक्स लॉ में? कौन बताएगा मेरे को? हाँ अदनान, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग सर, थैंक यू। हाँ, क्या कितना ध्यान है अपन को इसमें? गे लुसेक्स लॉ में कुछ याद है कि प्रेशर जो होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस का एक गिवन वॉल्यूम पे, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर। pressure exerted by a given amount of gas at a given temperature is directly proportional to its temperature in Kelvin। टेम्परेचर को किस में लेना है अपन को? केल्विन में रखना है। ठीक है, अपन ने ये किया था। ठीक है, तो अपन ने ये देखा था कि पी बाई टी कॉन्स्टेंट होता है। याद आया हमने? यस सर। और अपन ने ये भी देखा P1 बाई T1, टेम्परेचर को केल्विन में रखना, लिखना ना, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, है ना। अपन ने इसमें ये देखा था कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको प्रेशर कुकर का, कि प्रेशर कुकर का वॉल्यूम जो है फिक्स है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है? वॉल्यूम एंड मोल्स आर कांस्टेंट, वो नहीं बदल रहे। प्रेशर कुकर में एक बार अपन ने, है ना, वॉल्यूम फिक्स है आपका प्रेशर कुकर का, ठीक है, मोल्स फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, और अगर आप उसको गर्म करते आ रहे हो तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से एलपीजी सिलेंडर है, अपन ने देखा था कि एलपीजी सिलेंडर है, उसका मान लो वो गैस कंज्यूम नहीं हो रही है, अलग सा एलपीजी गैस का सिलेंडर है, तो उसके अंदर आपका गैस फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे प्रेशर बढ़ता आएगा। ठीक है, और एक समय आएगा कि जब वो बर्स्ट हो सकता है ना, अपन ने ये देखा था बर्स्ट हो सकता है, तो अपन को वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, एंड मेनी एक्सीडेंट्स डू हैपन बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आया कि नहीं आया? इस कारण से काफी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब अपन ने देखा था। तो ये अपना जो है गे लुसेक्स लॉ हो गया। इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके आगे चलते हैं जल्दी से अपन। ठीक है, फिर अपन एवोगैड्रोस लॉ करते हैं, फिर कंबाइंड गैस लॉ करते हैं, तो उससे अपन को इजीली समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चे नोट कीजिएगा। गैस सिलेंडर है, इट कैन विथस्टैंड अवनी ये क्वेश्चन किया था क्या अपन ने लास्ट टाइम पे? 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर। नो सर। ठीक है, तो हाँ, इससे क्विक रिकैप हो जाएगा अपना लास्ट क्लास का। 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक, मतलब 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, है ना। इसका 15 टाइम्स कर दो आप, है ना, तो उतना प्रेशर एक गैस सिलेंडर विथस्टैंड कर सकता है। मतलब विथस्टैंड का मतलब अदनान कि इतना प्रेशर तक रह सकता है, इससे ज्यादा होगा तो गैस सिलेंडर विल एक्सप्लोड। समझ आ गया?
जी सर। ओके, और 300 केल्विन पे द प्रेशर ऑफ द गैस इज 12 एटमॉस्फेयर। एट 300 केल्विन pressure of the gas is 12 atmosphere. ठीक है, calculate the temperature at which the gas cylinder will burst. क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर है। आपको लगाना है गेल-लुसाक्स लॉ या मोल्टन्स लॉ। समझ में आ गया सबके? तो जल्दी से मेरे को आंसर बताओ। हाँ, प्रेशर पता है कि मैक्सिमम कितना प्रेशर आपका गैस का सिलेंडर सस्टेन कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, दैट इज 15 एटमॉस्फेयर। अभी जो प्रेशर है अपन को दे रखा है वो है 12 एटमॉस्फेयर और 300 केल्विन टेम्परेचर। तो कितने टेम्परेचर तक अपन इसको हीट कर सकते हैं सेफ्टी के साथ ताकि ये एक्सप्लोड ना हो? क्वेश्चन मुझे लगता है सभी के समझ में आ चुका है और आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू एज सून एज पॉसिबल। अंशिका, समझ में आ गया क्वेश्चन बेटा? जल्दी से आंसर Yes, करके sir. बताओ बेटा। वेरी गुड, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। क्विक एवरीबॉडी। Sir, P1 अपॉन 875 केल्विन आ रहा है। आंसर आ रहा है 375 केल्विन। 375 आ रहा आंसर बेटा। ठीक है, चेक करो वापस से, कोई छोटा सा नंबर आपने कुछ गलत लिख दिया हो। मैं भी करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ठीक है, गेल-लुसाक्स लॉ अपन को लगाना है। ठीक है, अब गेल-लुसाक्स लॉ अगर अपन लगाएंगे तो इनिशियल मतलब अपना जो प्रेशर है वो है 12 एटमॉस्फेयर और इनिशियल जो टेम्परेचर है केल्विन में लेना 300 केल्विन है। ये तो एटमॉस्फेयर है। यूनिट्स का ध्यान रखना, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही लेना। इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P2 वो प्रेशर है जब तक ये एटमॉस्फेयर मतलब जब तक ये बिना एक्सप्लोड हुए जो प्रेशर सस्टेन कर सकता है, मैक्सिमम प्रेशर 15 एटमॉस्फेयर का, 15 एटमॉस्फेयर का। ठीक है, ये सस्टेन कर सकता है और इस पे टेम्परेचर क्या होगा, मतलब ये किस टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकता है ये नहीं पता अपन को, तो लेट इट बी T। ठीक है, और बस इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को इजीली। 3 इंटू 4, 4 सा 12। Sir, 375 केल्विन। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। तो टेम्परेचर हो गया 15 इंटू 25। ठीक है, इज इक्वल टू 375 केल्विन। समझ में आ गया? तो आई होप इट इज क्लियर। अपन ने ग्राफ देखा था प्रेशर और टेम्परेचर का। प्रेशर अगर टेम्परेचर केल्विन में लिया है, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, ओरिजिन से पास होगा, है ना? समझ आ गया? और अगर आपका जो प्रेशर है, ठीक है, दे रखा है प्रेशर, प्रेशर की यूनिट तो कोई भी ले लो, टेम्परेचर की केल्विन में लेना। और अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो वैसे ही होगा जैसा पहले था अपना, ये इस तरह का ग्राफ हो जाएगा आपका।
ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग अंकित, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते हो तो प्रेशर ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 केल्विन पे 0 प्रेशर है, यहाँ पे 0 केल्विन इधर जाके आएगा, तो 0 केल्विन पे गैस का प्रेशर 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ को मैंने डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया क्योंकि जब आप कूल करते जाओगे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कूल करते जाओगे तो ये हो सकता है कि गैस गैस ना रहे, वो लिक्विफाई हो जाए, लिक्विड हो जाएगी तो फिर ये लॉ नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो फिर अपन आगे ही चलते हैं अगले लॉ पे जल्दी से, वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, किसको पता है, कौन बताएगा मेरे को? हाँ बताओ भाई जल्दी से। So that 1 mole is equals to 6.022 into 10 raised power 23 atoms. हाँ, ये तो एटम्स का हो गया। ठीक है, गैस में भी लगता है कि गैस का जो अलग अलग गैसेस आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर एक जैसे प्रेशर और एक जैसे टेम्परेचर पर अगर उनके वॉल्यूम बराबर हैं तो उनमें मोल भी बराबर होंगे। ठीक है, equal volumes of different gases under identical pressure and temperature, एक ही प्रेशर और टेम्परेचर है ना, equal volume of different gases under identical pressure and temperature will contain equal number of moles। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर को आप नहीं बदल रहे, एक ही गैस के लिए अगर बात कर रहे हो, वॉल्यूम occupied by a sample of gas is directly proportional to its moles। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये तो वैसे भी अपन सोच सकते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस जो होगा वो उसके अमाउंट के प्रोपोर्शनल होगा, जाहिर सी बात है। समझ में आ गया? अवनी, अंशिका, अदनान, अंकित, समझ में आया कि नहीं आया कि वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हुआ है, ठीक है, वो उसके मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप ज्यादा मोल लोगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कम मोल लोगे तो कम मोल ऑक्यूपाई करेगा। और अगर अलग अलग गैसेस लेते हो आप जिनका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो उनके अगर वॉल्यूम बराबर है तो उनमें मोल भी बराबर होंगे। ठीक है, जैसे आप ऐसे कर दो कि जैसे 10 लीटर हीलियम ले लिया आपने,
ठीक है, और 10 लीटर आपने नियॉन ले लिया, ठीक है, 10 लीटर ले लिया, तो वॉल्यूम दोनों का बराबर है ना, प्रेशर और टेम्परेचर भी दोनों के बराबर है, ठीक है, तो इनमें मोल्स भी बराबर होंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन। क्या ये बात समझ में आती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन। तो अलग अलग गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुम प्रेशर टेम्परेचर सेम पे दोनों गैसेस लेते हो, बराबर वॉल्यूम लेते हो, ठीक है, तो मोल बराबर होंगे। वॉल्यूम दुगना लेते हो किसी का तो उसके मोल डबल हो जाएंगे, या वॉल्यूम ट्रिपल करते हो तो मोल भी ट्रिपल हो जाएंगे। प्रेशर टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे, है ना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल। समझ आया? और ये अपन जानते हैं कि एसटीपी कंडीशन जो होती है, ठीक है, ये पुरानी एसटीपी कंडीशन है ना, इसमें टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन है, ठीक है, और प्रेशर जो है वो है आपका 1 एटमॉस्फेयर। ये पुरानी कंडीशन, ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस में यही चली आ रही है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही चली आ रही है। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है आपका, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दिया है, तो अलग अलग गैसेस के अगर वॉल्यूम एक जैसे होंगे तो मोल एक जैसे होंगे, वॉल्यूम बराबर होंगे अलग अलग गैसेस के तो उनके मोल भी बराबर होंगे, जैसा कि अपन ने यहाँ देखा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नियॉन, है ना, तो मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल ऑफ नियॉन, ठीक है, और अगर मोल बराबर होंगे तो उनके वॉल्यूम भी बराबर होंगे। तो अपन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया एक मोल का वॉल्यूम निकाल के रखते हैं, है ना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, 1 मोल किसका? ऑफ गैस का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इसको कहते हैं वीएम, मोलर वॉल्यूम। एक मोल का वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। समझ आया? क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें आप ऐसे देखो कि लिक्विड का वॉल्यूम 18 ml, वाटर तो बहुत इतना सा होता है, बस इतना सा, 18 ml वाटर देखा है आपने, है ना, 18 ml वाटर इतना सा होगा, बस इतनी सी क्वांटिटी। एक मान लीजिए इतने से प्लास्टिक के छोटा, बहुत छोटा आप कप लेते हो, तो कप का भी थोड़ा सा हिस्सा 18 ml है। 18 ml मतलब 18 ग्राम वाटर, वो 1 मोल ऑफ वाटर है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करता हूँ, गैस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं, तो अगर मैं गैस की बात करता हूँ तो इस गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, है ना, क्योंकि ये अपन को मेंशन करना बहुत जरूरी है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। 20 लीटर कितना होता है? 18 लीटर। 20 लीटर का अपना बकेट होता है बड़ा वाला, तो 1 मोल गैस का इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एक बड़ा बकेट होता है ना, जानते हो आप लोग, है ना, इतना बड़ा बकेट हो जाएगा करीब, ठीक है, इतना बड़ा बकेट मान लो आप, ठीक है, करीब इतना बड़ा बलून ले लो आप, है ना, पूरा राउंड, तो 1 मोल गैस का इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है, जबकि वाटर का 1 मोल इतना सा करेगा, और सॉलिड का तो 1 मोल, नमक लोगे ना आप, उसका तो और भी बहुत कम वैल्यू है, इतना सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई। ठीक है, तो गैस का मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट समझ में आया? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। ये कुछ भी हो सकता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे निर्भर करेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या लिया है मैंने? इस टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी ये वैल्यू है। क्या ये सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? अंशिका, अवनी, Yes, sir. अदनान, ठीक है, समझ में आया? तो Yes, मोलर sir. वॉल्यूम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। जो आज का लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग
तो एसटीपी जो होता है, ठीक है, लेकिन इसको अपन काम में लेते नहीं, पुराना चलता आ रहा है ना, लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, एज पर द लेटेस्ट कन्वेंशन टेम्परेचर तो वही है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक है। प्रेशर जो होता है 1 बार होता है, ये एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा कम होगा, 1 से कम होगा, 0.987। तो प्रेशर हल्का सा कम होगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये वी एम मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.7 लीटर होता है, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेशन में यही यूज करोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये मोलर वॉल्यूम है, लेकिन ये मोलर वॉल्यूम आप देखिएगा एसटीपी पर ही लगाइएगा, हर बार आप नहीं लगाओगे मोलर वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वॉल्यूम जो है गैस का वो उसके मोल के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर वॉल्यूम दुगना है तो हो सकता है कि मोल उसी टेम्परेचर प्रेशर पे मोल भी डबल होंगे। वॉल्यूम अगर 4 टाइम्स है तो मोल भी 4 टाइम्स होंगे। समझ में आया? तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V बाय N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N, ठीक है। तो ये एवोगैड्रोस लॉ है। अलग अलग गैसेस होंगी, है ना, ये अपन को खासकर रिएक्शन में बहुत मदद करता है। रिएक्शन में, उन रिएक्शंस में जिनके अंदर गैसेस शामिल होती हैं, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है ना। अमोनिया गैस देते हैं यहाँ पे, ऐसा है बच्चों, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि ये जो रिएक्शन है ये पूरा गैस फेज में होने वाला रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट भी गैसेस है ना, और प्रोडक्ट भी गैसेस है। अब पूरे रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और प्रेशर अपन फिक्स कर देते हैं एक, क्योंकि रिएक्शन तो एक ही है, तो किसी टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा होगा, है ना, किसी टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा होगा। इक्वेशन ये कि जो केमिकल इक्वेशन है ये मोल का रिलेशनशिप देती है अपन को। तो ये बता रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन का, ठीक है, मिलकर 2 मोल NH3 के दे रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया, 2 मोल NH3 के फॉर्म कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये तो मोल के बीच में, क्योंकि जो इक्वेशन होती है अपनी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल, या आपने 10th में भी बैलेंसिंग खूब किया है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है आपकी, ये आपको मोल्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है ना। लेकिन क्योंकि जैसा कि अभी अपन ने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा कि मोल होते हैं वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, तो अपन इसको यहाँ पे मान सकते हैं 1 लीटर। अगर ये 1 लीटर है तो ये 3 लीटर। किसी एक का वॉल्यूम मालूम है तो उसी जिस प्रोपोर्शन में मोल मल्टीप्लाई हुए हैं, जितने गुना उसके मोल हैं दूसरे सब्सटेंस के, उतने ही टाइम्स उसका वॉल्यूम भी होगा। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन के मोल कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स है ना। तो यहाँ पर आपको अगर नाइट्रोजन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी 3 टाइम्स होगा, ठीक है। और अमोनिया का वॉल्यूम, NH3 का जो वॉल्यूम है आपका, दैट विल बी 2 लीटर, 2 टाइम्स होगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? हालांकि जो केमिकल इक्वेशन है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर 1, 3 और 2, जो यहाँ आप देख रहे हैं, they are showing us the relationship between the moles, not between the volume। बट क्योंकि अपन ने एवोगैड्रो लॉ पढ़ लिया है, तो अपन ने इसको किसमें चेंज कर दिया है? अपन ने इसको चेंज कर दिया है वॉल्यूम में। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसमें अपन अनवी समझ में आया बेटा? कोई डाउट? नो सर। ओके, वेरी गुड, कुछ समझ में आ गया बिल्कुल। अंशिका, अदनान, अंकित,
यस सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सब जानते हैं कि इस तरह से अपन इसको करेंगे, और अपन इसके क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत देख सकते हैं इजीली। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम होती है जहाँ पे एक सब्सटेंस का आपको मोल दिए होते हैं, दूसरे सब्सटेंस के पूछे होते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन बहुत यूजफुल है। ठीक है, how many liters of hydrogen H2 measured at STP are needed to combine with exactly 1.5 liters, exactly 1.5 liters of nitrogen। ठीक है, एट, ये भी एसटीपी पर सेम कंडीशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टू फॉर्म अमोनिया। इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन तो ऊपर लिखी है मैंने, N2 प्लस 3H2 gives 2NH। अब एवोगैड्रोस लॉ लगाइए और इसको कीजिए। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। किस किस का आंसर आया है इसमें, जल्दी से बताओ मेरे को। एसटीपी पर ही है सारी कंडीशंस। ठीक है, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। ठीक है, और अमोनिया भी एसटीपी पर ही आप बता सकते हो, अलग अलग कंडीशन में नहीं बता सकते, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कौन बताएगा? अंकित, क्या आंसर आ रहा है? अब नहीं आया आंसर? नो सर। हाँ देखो, बड़ा सिंपल सा है, एवोगैड्रो लॉ लगाना है। ये इक्वेशन जो है, ये जो कोफिशिएंट है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपन को यहाँ पर? So 0.5 liters maybe. वो किसका है, अपन को सबका बताना है। देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है ना, आर नीडेड टू कंबाइन विद एग्जैक्टली 1.5 लीटर ऑफ, ये 1.5 लीटर है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम और मोल प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है,
तो यहाँ पर एसटीपी पर ही बताना है आपको, है ना, उसी कंडीशन पे जिस पे हाइड्रोजन नापा गया। तो ये केमिकल इक्वेशन जो होती है ये अपन को मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का तो 3 मोल हाइड्रोजन के, है ना, और 2 मोल अमोनिया के। समझ आ रहा है? तो मोल 3 टाइम्स हो गए तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स हो जाएगा उसी आइडेंटिकल एसटीपी कंडीशन पर। तो वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा? 3 times of the volume of the nitrogen, because the moles of hydrogen are 3 times, है ना। ये देखो 3 times है तो इसका 3 times कितना हुआ? हाँ अंकित, अदनान बताओ। सर 4। हाँ समय 4.5 लीटर। सही। समझ आ गया? ठीक है। और अंशिका, अमोनिया का वॉल्यूम कितना हुआ बताओ? अंशिका अपनी जल्दी से बताओ, NH3 का वॉल्यूम। NH3 का वॉल्यूम कितना होगा? सर 3। So 6. इसका डबल कर दो, क्योंकि यहाँ पे N2 के जो मोल है अमोनिया के मोल उसके डबल है। तो N2 का जो वॉल्यूम है उसका जिस तरह से मोल मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसी तरह से वॉल्यूम को भी डबल कर दो। यहाँ पे होगा 3 लीटर। समझ आया? ठीक है, इसको करोगे यहाँ पे मोल ट्वाइस हुए तो बड़ा आसान है। इससे अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपन को कितने, अगर एक सब्सटेंस का अपन को मोल या वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर वो गैसियस सब्सटेंस है तभी ये लगा पाओगे। सॉलिड और लिक्विड में नहीं लगा सकते क्योंकि ये गैसेस के लॉ है ना, और ये गवर्न कर रहे हैं क्या? गैस का वॉल्यूम, गैस के मोल्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं। बट यू शुड नॉट अप्लाई ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स और ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई सभी के? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अपन को ये देखना है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो अमोनिया का वॉल्यूम मैंने डबल करा है इंटू 2 और जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है इंटू 3 करा है मोल्स को देखकर। ठीक है, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम तभी वैलिड है जब वो हाइड्रोजन और अमोनिया उसी कंडीशन पे ली गई हो जिस कंडीशन पे आपका ओरिजिनल गैस नाइट्रोजन दिया। कंडीशन शुड बी सेम, प्रेशर टेम्परेचर शुड रिमेन सेम। ठीक है, तो अभी तक अपन 4 गैस के लॉ, एक्सपेरिमेंटल गैस के लॉ पढ़ चुके हैं जो एक्सपेरिमेंट से एस्टैब्लिश हुए। ठीक है, सबसे पहला तो अपन ने पढ़ा बॉयल्स लॉ, जो बोलता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसमें टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट थे। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा चार्ल्स लॉ। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के केल्विन में। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा गेल-लुसैक्स लॉ। जब अपन ने गेल-लुसैक्स लॉ पढ़ा तो इसमें अपन ने जाना कि प्रेशर जो है टेम्परेचर के कांस्टेंट है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है। समझ आया? प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल दिया था, आज अपन ने स्टार्टिंग इसी से की है। टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। अपन ने एग्जाम्पल किया कि गैस का सिलेंडर कब एक्सप्लोड हो जाएगा, अभी अभी जो अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन था एवोगैड्रो लॉ स्टार्ट करने से पहले, है ना। और अभी अभी अपन ने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ, जो अपन को ये बता रहा है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स कंटेन्ड इन दैट। ठीक है, ये 4 लॉ अपन ने पढ़े। अब इसमें एक दिक्कत अपने पास ये थी कि जिसने बॉयल्स लॉ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें टेम्परेचर और एन को कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट क्या क्या है? टेम्परेचर एन है,
इसमें प्रेशर और मोल कांस्टेंट है सेम प्रेशर पर, इसमें वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट है, और यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। लेकिन अभी थोड़ा सा अपन हेल्पलेस है, हेल्पलेस इन द सेंस कि अगर सिर्फ दो वेरिएबल में चेंज हो रहा है उन्हीं को स्टडी कर पा रहे हैं, बाकी के वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके तीनों वेरिएबल चेंज होते तो क्या, प्रेशर भी बदल रहा होता, वॉल्यूम भी बदल रहा होता और टेम्परेचर भी बदल रहा होता, तो अपन को ये सारी इक्वेशन मिलाकर एक नई इक्वेशन निकालनी है जिसमें सारे बदलाव एक साथ दिखाए गए हो, ठीक है। तो वो इक्वेशन आपकी कहलाएगी कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें फिर अपन को ऐसा नहीं होगा कि दो दो चीजों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा और बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अपन सबको एक साथ चेंज कर सकते हैं, है ना, सबको एक साथ चेंज कर दोगे तो इजीली इट विल बी possible for us to simultaneously change more than two variables and solve the numericals, ठीक है। तो कंबाइंड गैस लॉ अपन को देखना है, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे भी निकालने जा रहे हैं अपन, ठीक है। फिर फाइनली अपन आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ चलेंगे इससे। आइडियल गैस इक्वेशन का फायदा ये होगा कि अभी तो दो कंडीशन दे रखी है और दो कंडीशन को आप कंपेयर करते हो कि इसका प्रेशर ये, इसका टेम्परेचर ये है, तो दूसरे का प्रेशर इतना है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा। आइडियल गैस इक्वेशन आ जाने के बाद आपको दो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करना, डायरेक्टली कंडीशंस रखो और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आया, ठीक है। तो कैसे अपन को कंबाइंड गैस इक्वेशन जो कि इन सभी का एक साथ रिलेशनशिप दिखाते हो कैसे करें अपन, है ना, इनका सभी का एक साथ रिलेशनशिप सारे वेरिएबल को एक साथ लिंक करती हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि मैंने गैस ली P1 V1 और T1 पे, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर उसका P1 है, V1 है और T1 है, और मैं इस गैस का तीनों चीजें चेंज कर रहा हूँ एक साथ, P2 V2 और T2। समझ में आ गया, अदनान अंकित अंशिका अन्वी तीनों चीजें चेंज कर Yes, देता हूँ एक बार। तो कौन सा लॉ Yes, है जो sir. मेरे को, हाँ कौन सा लॉ है जो मेरे को तीनों चीजों में रिलेशनशिप बता रहा है एक साथ, कोई भी नहीं बता रहा है क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम में बता रहा है, ये वॉल्यूम टेम्परेचर में बता रहा है, ये प्रेशर टेम्परेचर में, ये वॉल्यूम और मोल में बता रहा है, तीनों चीजों में तो रिलेशनशिप एक साथ बताने वाली मेरे पास कोई इक्वेशन है ही नहीं। आई एम स्टिल हेल्पलेस, है ना। तो कैसे करूंगा मैं, इक्वेशन अपन खुद बनाएंगे इसमें, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अपन को ठीक है अपन तीनों एक साथ चेंज नहीं कर सकते, है ना, तीनों चीजों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दो दो तो कर सकते हैं। दो दो तो अपन करते आ रहे हैं अभी तक, जो चार लॉ अपन ने पढ़े उसमें दो दो वेरिएबल तो बदल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, T1 ही रखो, है ना। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, पहले PVT में एन को मूल को मैं नहीं लेके आ रहा, पहले मैं PVT में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, है ना, और प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करा। प्रेशर मैंने डायरेक्टली प्रेशर तो मैच कर रहा हूँ, मैं प्रेशर P2 लेके आ गया मैं, है ना। ये वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम कितना होगा, कौन सा लॉ लगाऊंगा, टेम्परेचर फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स, अब मोल की बात अभी कर नहीं रहा मैं, प्रेशर को बदला वॉल्यूम के, कौन सा लॉ लगाना है मेरे को बताओ बच्चों जल्दी से, अवनी अंशिका बताओ कौन सा लॉ लगाना है। हाँ बेटा कौन सा लॉ लगेगा, मैंने सिर्फ टेम्परेचर को तो फिक्स रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज किया।
अदनान कौन सा लॉ लगाऊं? चलाएंगे सर बॉयल्स लॉ। कब आऊं उधर? हाँ बॉयल्स लॉ लगाएंगे अपन, बिल्कुल सही बात है ना, बॉयल्स लॉ लगाएंगे तो पी, बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 इनटू ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक साथ V2 नहीं कर सकते अपन क्योंकि प्रेशर चेंज करो एक बार में एक ही चीज है ना। दूसरा प्रेशर मेरे को मालूम है, मैंने प्रेशर मैच कराया तो नया वॉल्यूम जो आ गया मेरे पास, तो किस तरह से आया, V इज इक्वल टू P1, ये V1 है ना, V1 बाय P2। समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर एवोगैड्रो लॉ में भी जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, तो हम वो क्यों नहीं लगाएंगे? एवोगैड्रो नहीं, ये तो वॉल्यूम Yes, और sir. एन। अभी मैंने क्या करा, मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं रिलेशन पीवीटी में निकाल रहा हूँ, एन को भी शामिल कर लेंगे अपन अभी। मैं सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोल अभी नहीं लेता हूँ अभी एक एक करके। तो मैंने प्रेशर को पहले P2 Okay, करा sir. दिया है ना, प्रेशर को P2 करा दिया, और प्रेशर को अगर P2 कराया है, ठीक है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है T1, टेम्परेचर को बदला नहीं, सिर्फ एट अ टाइम में एक को ही बदल सकता हूँ ना, सबको एक साथ नहीं बदल सकता। ठीक है, दिख रहा है, और टेम्परेचर तो फिक्स रखा अभी है ना, प्रेशर को मेल करा दिया, मैच करा दिया, देखो P2 P1 से P2 पहुंच चुके हैं अपन, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और किस हिसाब से चेंज होगा ये मैंने अभी एवोगैड्रो लॉ लगाया, तो ये नया वॉल्यूम ये आ जाएगा मेरे पास। क्या ये बात समझ में आ गई सभी के, है ना? वो बॉयल्स लॉ लगा दिया मैंने, और इससे ये आ गया। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ अभी नहीं लगा रहा मैं, ठीक है, क्योंकि एन मैंने अभी वेरिएबल नहीं लिया है, वो अभी लेता हूँ मैं धीरे धीरे करके। ठीक है, सारे एक साथ वेरिएबल नहीं ले रहे अपन, पहले एक को चेंज कर रहे हैं, एक को मैच करा देते हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरे इक्वेशन अपन बना लेंगे, जिसको अपन कंबाइंड गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे। चलो, तो अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ, यहाँ जो कंडीशन है मैंने सॉल्व कर ली। प्रेशर हो गया अगर P2, तो वॉल्यूम हो गया कितना, P1V1 बाय P2। क्या ये समझ में आ रहा है आपके? देखो वॉल्यूम तो मैंने इधर से निकाला है, और टेम्परेचर अभी भी मैंने T1 ही रखा है। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब नहीं बेटा, अब किसको, मेरा प्रेशर हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर अभी T1 ही है, प्रेशर तो मैच कर गया, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर तो कांस्टेंट रखूंगा अब मैं यहाँ से यहाँ तक। P2, ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर रख रहा हूँ तो मैं V और T के रिलेशनशिप में कौन सा रिलेशनशिप लिखूंगा, बताओ, कौन सा लॉ लगाऊंगा? अब नहीं, बताओ बेटा, अंशिका देखो। Sir, Avogadro law. एवोगैड्रो तो मोल में लगेगा बेटा, है ना, मोल में। मैंने P तो कांस्टेंट कर दिया है ना, P अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया है, ये देखो ये तो सेम है। चार्ल्स लॉ। हाँ, वॉल्यूम टेम्परेचर समझ में आया? अब नहीं बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? चार्ल्स लॉ लगाता हूँ, अभी मोल को चेंज नहीं कर रहा मैं, है ना, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं अपन, फिर इक्वेशन पूरी बन जाएगी जिसमें मोल्स भी आ जाएंगे, उसके बारे में चिंता मत करो। तो देखो ये चार्ल्स लॉ है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज होते हुए दिखा रहा है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया आपने, ये P1V1 बाय P2, ये वॉल्यूम है बेटा, है ना, ये वॉल्यूम है ये वाला, ठीक है, वॉल्यूम है, लेकिन ये क्योंकि अपन ने बाकी के एक्सप्रेशन में लिखा है तो ऐसा आ रहा है P1V1 बाय P2, है ना। और जो अपना
चार्ल्स लॉ है वो क्या कहता है, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर, तो ये तो इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। और अपॉन इनिशियल टेम्परेचर कर दो, इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा T1, अपॉन में लिखना है, डिनोमिनेटर में आएगा ये, इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये देखो V बाई टी कॉन्स्टेंट है तो V2 अपॉन T2, नया वॉल्यूम कितना है V2, नया टेम्परेचर कितना है T2, प्रेशर में पहले P2 ला ही चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इन सबको उधर ले जाता हूँ और इससे मैं समराइज करता हूँ, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ये डिराइव करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो जस्ट मैंने बताया है। पहले तो टेम्परेचर को T1 रहने दो, प्रेशर को P2 कर दो, प्रेशर को P2 कर दोगे तो वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ये आप बॉयल्स लॉ से निकालोगे, जो सिर्फ P और V के बदलाव को दिखा रहा है, टेम्परेचर अपन ने जान करके फिक्स रखा है ताकि उसमें चेंज ना हो। अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में जो आपको यहाँ दिख रहा है, प्रेशर क्योंकि आ चुका है मेरा P2, तो प्रेशर को फिक्स रखता हूँ मैं, प्रेशर को फिक्स रखता हूँ और वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करता हूँ। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर फाइनल तो ये है V2 बाई T2 और इनिशियल ये है V1 बाई T1, ऐसे कर दो, इसको डिवाइड कर दो T1 से, तो ये रिलेशनशिप आता है मेरे पास, जिसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सारे 1 वाले वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे, सारे 2 वाले वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे कलेक्ट कर लेता हूँ, तो जिससे P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 आता है। क्या ये समझ में आया आपके? इज इट क्लियर? और अगर मैं इसमें एवोगैड्रो लॉ को भी शामिल करूं, ठीक है, अब नहीं, अब आपकी बात आ जाती है ना, एवोगैड्रो लॉ को भी शामिल करता हूं तो वॉल्यूम जो है मोल के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर P1 V1 बाई T1 और P2 V2 बाई T2, ये है ना, या मैं ऐसे लिखूं P प्रेशर वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, ये प्रोपोर्शनल होंगे मोल n, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो कुल मिला के अपन ऐसे भी कह सकते हैं P1 V1 बाय N1 T1, n को नीचे ले आया तो कांस्टेंट हो गया उधर राइट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2। क्या ये सबके समझ में आया कि नहीं आया? अवनी, अंशिका, अंकित, अदनान, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? आयुष, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अवनी, समझ में आया बेटा? क्लियर? यस सर। तो अब अपन ने एवोगैड्रो को भी शामिल कर लिया। तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट था, ऐसे देखें, या फिर एवोगैड्रो को भी मिलाने के बाद अपन ने देखा P1 V1 बाय मोल, क्योंकि V1 प्रोपोर्शनल था तो उधर मोल थे, तो मोल को भी नीचे ले आया मैं, उधर ऊपर थे तो नीचे ले आया मैं इधर, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है इसको आप क्या कहते हो? इस कांस्टेंट को कहते हो R, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये देखो डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए चिंता मत करना बिल्कुल भी, है ना। अगर आप देखना अमाउंट फिक्स है तो ये वाला लॉ लगा देना, n लेना ही मत आप। अगर अमाउंट फिक्स है तो ये इससे चलना, और अगर अमाउंट भी चेंज हो रहा है तो इससे चलना, दो कंडीशन अगर दी हुई है तो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे ठीक है। अगर दो कंडीशन नहीं दी, एक ही कंडीशन दी है, ठीक है, तो ये R वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, P1 V1 बाय N1 T1 इज इक्वल टू R, या 1 तो हटा देता हूँ, एक कंडीशन है तो दो तो कंपेयर करना ही नहीं है, PV इज इक्वल टू nRT। ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर दो कंडीशन दी हुई हैं तब तो आप ऐसे लिखोगे, जैसे दो डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन है, P1 बदलाव को जो दिखा रही है P1 V1 बाय N1 T1,
इज इक्वल टू P2V2/N2T2। ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन अगर दे रखी है तब तो ऐसे करोगे आप, जिसमें आप प्रेशर पुट कर दोगे, वॉल्यूम पुट कर दोगे, टेम्परेचर पुट कर दोगे, मोल पुट कर दोगे, एक तरफ की एक चीज गायब हो गई, बाकी सब कुछ दिया होगा, ऐसे कर दो, है ना। और अगर दो कंडीशन नहीं दे रखी, सिर्फ एक ही गैस दे रखी है, एक ही गैस का एक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दे रखा है, मोल दे रखे हैं, या मोल पूछे हैं, तो यहाँ सब रख के मोल निकाल, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, तो अपनी जानने की इच्छा रहेगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सभी बच्चे इसके पीछे बहुत परेशान होते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको ढंग से लिख लें और याद रखें, ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है, इसके अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग वैल्यू रह सकती हैं। ठीक है, तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये होगा इसकी यूनिट जो आएगी, आर की यूनिट आएगी। आर की यूनिट क्या आएगी? प्रेशर की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट, मोल डिवाइडेड बाय मोल की, और टेम्परेचर। तो मोल और टेम्परेचर जो है आपके, वो डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर आएंगे तो पर मोल पर केल्विन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये वाली यूनिट आपको कब इस्तेमाल करनी है? जब वॉल्यूम लीटर में लिया हो, प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया हो, जब। ठीक है, क्वेश्चंस करने से और क्लियर हो जाएगा। दूसरी स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन होता है। अगर प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पास्कल में है, ठीक है, वॉल्यूम आपका क्यूबिक मीटर में है, तो ये जूल में आ जाएगा। लेकिन मोस्टली ये आप काम में लोगे गैसियस स्टेट। अगर आपका ऐसा यूनिट्स नहीं है, कैलोरीज पुरानी यूनिट काम में ले रहे हो, तो ये है 1.987 कैलोरीज, जूल की जगह कैलोरीज लिया मैंने, पर केल्विन पर मोल। ये भी काम में आता है। इसको ऐसे लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट करके, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये 2 कर देते हैं अपन यहाँ पे। दूसरा जो है, आर की वैल्यू और क्या हो सकती है, लिख लेना आप लोग, अपने स्टडी टेबल पे लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.083। ठीक है, लीटर बार, अगर प्रेशर बार में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो इस ये वाली यूनिट यूज में लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है पहली वाली, जो सबसे ज्यादा काम में आती है। क्या समझ में आ गया आप लोगों के? इसमें कोई डाउट है मेरे से पूछो। अनवी, अंशिका, आयुष, सदना। सेकंड वाला जूल है सर, फर्स्ट वाला क्या होगा? ये फर्स्ट वाला लीटर एटमॉस्फेयर है। ओके सर। है ना, अगर वो पता लग जाएगा आपको यूनिट्स कौन कौन सी दे रखी हैं, उसी हिसाब से, ये सबसे कॉमन है वैसे, आप आर को सिलेक्ट करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी हिसाब से आप आर को सिलेक्ट कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस अपन करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अवनी, अंशिका, अंकित, बताओ बेटा कोई डाउट? और इसमें नो कोई सर। डाउट है? क्वेश्चन स्टार्ट करें। अवनी बताओ, आयुष। नो सर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन को क्या है, दो वैल्यूज पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, अपन एक ही उस पे डिपेंडेंट रह सकते हैं और एक ही से क्वेश्चंस कर सकते हैं। समझे? तो इसमें इजीली किया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप लोग।
ये वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसमें नाइट्रोजन भरा हुआ है, कितना नाइट्रोजन है 0.33 ग्राम N2 भरा हुआ है इसमें। नाइट्रोजन गैस तो एटमॉस्फेयर में होता ही है, ठीक है, गैस का सिलेंडर है, इसमें इतना N2 फिल्ड है, ठीक है। इसका प्रेशर क्या होगा, फाइंड इट्स प्रेशर एट 24 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझ में आया, आया कि नहीं आया, पहले पढ़ो सब लोग फिर मेरे को बताओ जल्दी से। समझ में आ रहा है सबके? अंशिका, अदनान, अवनी, जल्दी बताओ। आयुष, क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ पे दो कंडीशन नहीं दी गई है कि पहले ये प्रेशर और ये टेम्परेचर था, अब ये वाला प्रेशर है तो टेम्परेचर क्या होगा या प्रेशर क्या होगा या मोल क्या होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। सिर्फ एक ही गैस की बात की गई है। गिवन क्या क्या है ना। अब इसमें एक ही गैस की बात की गई है तो अपन ये आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, PV इज इक्वल टू NRT लगा देंगे। ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन कहलाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। प्रेशर तो पता नहीं है अपन को, ठीक है। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम तो पता है, वॉल्यूम कितना है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर कौन सा है, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब होता है ml, ये पता है आपको सभी को, एक क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो दे रखा है मेरे को 144 ml दे रखा है ना। मेरे पास जो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो लीटर में है, देख लो सब जगह पे यहाँ पे लीटर में है, ठीक है। तो मैं इसको लीटर में चेंज कर सकता हूँ, ml को 1000 से डिवाइड करूंगा, जैसे अपन वाटर बॉटल खरीदते हैं मिनरल वाटर की, ठीक है, 1 लीटर की होती है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं, है ना, तो ये मेरे को लीटर में चेंज हो जाएगा, या ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको 144 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। यूनिट भी लिख लो, ये ऊपर तो ml था और 1000 ml पर 1 लीटर में मौजूद होते हैं, ये आप जानते ही हो। मिनरल वाटर की बोतल पे ml से ml कट गया, L ऊपर आ गया, तो ये लीटर में कितना है 0.144 लीटर्स। वॉल्यूम लीटर में आ गया अपने पास, दे रखा है ना। टेम्परेचर भी दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अंशिका, टेम्परेचर अपन हमेशा किस यूनिट में लेते हैं, टेम्परेचर अपन, सर केल्विन। हाँ केल्विन में लेते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को 273 और ऐड करना पड़ेगा ताकि केल्विन में बदल जाए, है ना। इज इक्वल टू कितना हुआ, ये हो गया 273 ऐड किया, 2 मैं यही ऐड कर देता हूँ 297 है ना, 297 केल्विन हो गया। देखो टेम्परेचर अपने पास तैयार है ना। वॉल्यूम ml में था, 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर दिया मैंने, तो ये अपने पास है, ये भी अपने पास है। मोल कैसे लाओगे बताओ, मोल क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोल कितने सर हैं हमें अपने, मास तो दिया ही हुआ है। हाँ मास नाइट्रोजन का दिया है तो मोल भी निकल जाएंगे, वेरी गुड। तो n कितना होगा, नंबर ऑफ मोल 0.33 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, एक एटम का है ना 14, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है 14 टू द 28 ग्राम पर मोल, एक मोल का मास जो होता है ना। ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट गया तो मोल आ जाएंगे, देख लो। यूनिट्स को भी साथ ही साथ लिखते जाना और कैंसिल करते आना,
यूनिट्स भी नंबर की तरह कैंसिल होती हैं, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, इसी तरह से यूनिट्स भी हो जाती हैं। समझ में आ गया बच्चों? Is it clear to all of my dear students? 0.33 by 28 मोल। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा मैं, है ना। अब मेरे पास सब कुछ तैयार है, मेरे को प्रेशर चाहिए बस, तो मैं प्रेशर इज इक्वल टू NRT अपॉन V कर देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल तो मैंने लिख ही दिए 0.33 बाय 28, टेम्परेचर भी लिख दिया 297, ठीक है, और वॉल्यूम भी लिख दिया, वॉल्यूम मैंने निकाल दिया था 0.144, है ना। आर की वैल्यू कौन सी चुनूंगा मैं, आर की वैल्यू कौन सी सेलेक्ट करनी है मेरे को वो देखना पड़ेगा। ये तो केल्विन है ना, ये लीटर है, और ये सर तो V आपके को नीचे क्यों कर रखा है? कहाँ पर ये होता सर है ना, P। PV इज इक्वल टू NRT, ये होती है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। यहाँ अपन ने देखा था P1V1 बाय T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या N1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कितना था, R के बराबर था, R रख दिया, है ना। P N और T को तो ऊपर ले गया, NRT हो गए, V को नीचे ले आया, है ना, यहाँ पे नीचे लेके आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को ये गिवन है, ये गिवन है, मोल गिवन है ना, यहाँ पे ये मोल है, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है 297, वॉल्यूम गिवन है, तो मैं सीधे हाथ पे ले आया। आर की कौन सी वैल्यू रखूंगा, आर की वैल्यू रखूंगा 0.0821, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में है ना मेरे पास, वॉल्यूम तो लीटर में है, देखो, है ना, ये केल्विन में है, तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ऐसे। समझ आया? तो मेरा जो प्रेशर अब आएगा, क्योंकि मैंने ये एटमॉस्फेयर, ये इसमें एटमॉस्फेयर की में प्रेशर की यूनिट छिपी है, तो मेरा जो प्रेशर आने वाला है वो एटमॉस्फेयर में आएगा। तो 0.33, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा बल्कि हो गया, लेकिन कैलकुलेशन की चिंता मत करो, एग्जाम में डेटा बहुत ही स्मूथ आएगा, आप जल्दी से कैंसिल आउट कर सकते हो। 297 इंटू 0.0821 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 0.144। समझ आया? ये एटमॉस्फेयर में आ रहा है प्रेशर, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और कितना आएगा ये करीब, किसी कोई करके बताओ किस किस का आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ मेरे को, कुछ कैलकुलेटर से ले लो, मैं भी कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ किसका आंसर आ रहा है। अब नहीं समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछें जल्दी से, नो सर। ठीक है। हाँ, तो ये इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। 0.144 जल्दी से करने के लिए थोड़ा सा अपन देख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, किसकी आ रही है, मेरे को कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, कम ऑन गाइस, यस, अरे आप, कितना वैल्यू आ रहा है प्रेशर का, आयुष, अंकित, बताओ बच्चों। सर 1.9। हाँ, 1.9 है, लगभग 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर आ रहा है ना। यूनिट भी ना बोलना ना भूले अंशिका, है ना अवनी, समझ आ गया? तो 2 एटमॉस्फेयर 1.99 के करीब आ रहा है, उसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैसेस पर ही लगती है, इसकी अपन बात आगे करेंगे कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है, इसकी अपन बात आगे चल के जरूर करेंगे अभी इसी एक्सक्यूज मी चैप्टर। सर। हाँ बेटा बताओ। सर अगर सर R अगर सर जूल में लेना होता तो सर ये 8.314 लेते। हाँ, जूल में तो बेटा वो वर्क की यूनिट होती है, फिर वो क्या है, वॉल्यूम भी आपको है ना क्यूबिक मीटर में लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर।
तो इसलिए फिर वो इसलिए मैंने क्यूबिक मीटर में नहीं लिया, वरना वॉल्यूम को भी आपको स्टैंडर्ड यूनिट में, सबको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। प्रेशर को भी स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, फिर बार या बार को पास्कल में चेंज करोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वो होता है स्टैंडर्ड यूनिट। क्या ये समझ में आ गया सबके? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ये सब वैल्यू पुट करने से अपन को प्रेशर जो मिल रहा है 2 एटमॉस्फेयर मिल रहा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि इसी से अपन मोल्स काम में ले सकते हैं ना। ठीक है, इसी से मोल भी काम में ले सकते हैं। बाकी चीजें गिवन होनी चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गिवन होना चाहिए। आर तो पता है अपन को, तो मोल आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी, अच्छा ये एक ही गैस के लिए इक्वेशन है, दो कंडीशंस नहीं है। 2 कंडीशन होगी तब तो P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2, तब वो लगाना पड़ेगा। अगर 2 कंडीशन में चेंज हो रहा है तो तब वो वाली चीज अपन को शामिल करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना तो आप डायरेक्टली कर लो। ठीक है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ है। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है ना। इसी को मैं क्या करता हूँ, मोल किसके बराबर होंगे, ये तो मोल है, मोल्स हुए मास बाय मोलर मास के बराबर। मास तो W और मोलर मास M। ठीक है, R और T। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन आर टी को मैंने N को ये लिख दिया W बाय M, मास अपॉन मोलर मास RT। क्या ये समझ रहे हो आप लोग? इस बात से एग्री करते हो? अभी नाइट्रोजन के मोल अपन ने ऐसे ही निकाले थे पिछले सवाल में, अगर आपको याद हो तो, है ना, ऐसे ही निकाले थे ना, ध्यान है? तो मैं इस फॉर्मूले को एक दूसरा फॉर्म देना चाह रहा हूँ जो आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू W बाय मोलर मास, सब्सटेंस का, गैस का मोलर मास, यूनिट होगी ग्राम पर मोल, यहाँ पे मास ग्राम में, R इंटू टी। ठीक है, अब अगर इसको मैं इस तरह से करता हूँ, प्रेशर इंटू मोलर मास को मैं इधर ले आता हूँ और वॉल्यूम को मैं इधर ले आता हूँ नीचे, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। ये पता है सबको? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? सर डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी, वेरी गुड, डेंसिटी आर टी। समझ आ गया? तो इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया, फॉर्मूला वही है ना, देख जरूर नया रहा है अपन को। तो प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ द गैस, ये लिख लेना आप लोग, इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू R इंटू टी। क्या ये समझ में आया आपके? इससे मोलर मास निकाल सकते हो गैस का, अगर डेंसिटी मालूम है। ठीक है, या वाइस वर्सा, मोलर मास मालूम है तो डेंसिटी बता सकते हो। अंकित समझ में आया? आयुष? सर थोड़ा स्लाइड नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दी, इसको थोड़ा सा हेर फेर किया अपन ने, मोल्स को अपन ने मास बाय मोलर मास लिखा, मास के नीचे वॉल्यूम ले आया ताकि वो डेंसिटी बन गई। ठीक है, तो गैस की डेंसिटी निकाल सकते हो आप लोग। किससे निकालोगे? डेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? मोलर मास चाहिए गैस का, प्रेशर चाहिए, आर चाहिए, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझे कि नहीं समझे बच्चों? बताओ मेरे को जल्दी से, हरी आप, टेल मी क्विकली क्विकली, यस कम ऑन गाइस एवरीबॉडी। और Yes, इसमें sir, clear. क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, मैं क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और मोलर मास की जरूरत है ना। Compare the densities of the following gases at same temperature and pressure. इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको डेंसिटी का। इसमें आपके पास है एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है आपके पास NH3, ठीक है, और एक है आपके पास मीथेन। 4 गैसेस हैं, चारों की चारों गैसेस होती हैं, ऑल 4 आर गैसेस। चारों के चारों आपने एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे लिए। टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो आपको अलग अलग सिलेंडर्स में है ये गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इनके डेंसिटी के बारे में बताना है। किसकी डेंसिटी? डेंसिटी मतलब समझ आ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसका सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे ज्यादा डेंस है, कौन सबसे कम डेंस है। सर CH4। हाँ, तो यहाँ देखो बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो आर तो कांस्टेंट होता ही है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ PM इक्वल टू डेंसिटी इंटू R इंटू टेम्परेचर। आर तो कांस्टेंट होता ही है ना। टेम्परेचर और प्रेशर बराबर दे रखे हैं, तो मोलर मास प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, या डेंसिटी प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। कहने का ये मतलब, इनका मोलर मास लिखो सबसे पहले। डेंसिटी क्योंकि प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। कंसेप्ट समझ में आया? अब इसको अप्लाई करना है अपन को। जिसका मोलर मास ज्यादा रहेगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो मोलर मास लिखो सबका। CO का मोलर मास कितना होता है, कौन बताएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, CO2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों? CO2 का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 16, 12 प्लस 32, 44 होता है। 44 ग्राम पर मोल। समझ आ रहा है? और अमोनिया का NH3 भी गैस होती है, अब ये भी पढ़ने देखा था। इसका मोलर मास कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3, 17 ग्राम पर मोल। और मीथेन का मोलर मास कितना होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा जूनियर क्लासेस में कई बार। कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन, 16 ग्राम पर मोल। अब एक जैसी कंडीशन पे इनके मोलर मासेस तो है जो है, वो तो एटम पे निर्भर करते हैं, इसमें कौन से एटम है। और मोलर मास से डेंसिटी कंट्रोल होगी अगर प्रेशर टेम्परेचर। वैसे तो प्रेशर से डेंसिटी कंट्रोल होती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस क्या है, गैस के पार्टिकल्स छोटी सी जगह में आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ अलग बात है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, सभी का टेम्परेचर प्रेशर एक जैसा है, तब डेंसिटी उसके मोलर मास की प्रोपोर्शनल होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अपन क्या लिखेंगे डेंसिटी का? इंक्रीजिंग ऑर्डर जो लिखेंगे, सबसे कम डेंसिटी होगी मीथेन, सबसे हल्की होगी मीथेन। उसके बाद NH3 थोड़ी सी हैवियर होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। उसके बाद CO होगा 28, और उसके बाद CO2 होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये डेंसिटीज है, डेंसिटीज का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज।
समझे कि नहीं समझे बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स? यस ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक कंसेप्ट होता है वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी ये बताती है अपन को कि अपने जो गैस है ना, वो आइडेंटिकल वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर पे कितने टाइम्स उसकी डेंस होगी, है ना। तो डेंसिटी मतलब इट इज नॉट द एक्चुअल डेंसिटी, जैसा कि नाम थोड़ा मिसनॉमर है, गलत अपन को डायरेक्शन में सोचती है। एक्चुअल में ये कितने टाइम्स डेंस है हाइड्रोजन के मुकाबले। तो डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी का मतलब डेंसिटी नहीं होता, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ गैस जो है वो गैस के मोलर मास, है ना, के प्रोपोर्शनल होगी। मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय इसकी हाइड्रोजन की डेंसिटी या हाइड्रोजन के मोलर मास की प्रोपोर्शनल होगी, जो कि है 2। समझ आ गया? तो ये 2 है, तो वेपर डेंसिटी इज नॉट द एक्चुअल डेंसिटी, लिख सकते हो आप लोग। इट इज द, it tells us how many times the gas taken is denser than the hydrogen. रिलेटिव है ये एक तरह से, है ना। तो मोलर मास अपॉन, तो अगर किसी गैस की वेपर डेंसिटी दे रखी है तो उसका मोलर मास निकाला जा सकता है वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? ये तो एक्स्ट्रा बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो आई होप ये सभी को क्लियर है। ये तो एक्स्ट्रा चीज है, आप मेन तो ये वाली बात ध्यान रखना, वेपर डेंसिटी इज नॉट द एक्चुअल डेंसिटी बट इट इज द, it tells us कि how many times your gas is heavier than the hydrogen. ठीक है, is it clear to all of my dear students? बताओ अवनी, अंशिका। Yes, sir. Yes, sir. हाँ अंकित, तुम्हारी आवाज लैग कर रही है, एक बार वापस से ट्राई करो। हाँ, आवाज आ नहीं रही है आपकी। क्या? सर वेपर डेंसिटी के भी क्वेश्चन है। वेपर डेंसिटी के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे रेयर। बस इतना सा आएगा कि वेपर डेंसिटी दे रखी होती है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वेपर डेंसिटी डेंसिटी नहीं है असल में, वेपर डेंसिटी तो ये है कि हाइड्रोजन के कितने गुना ज्यादा डेंस है, हाइड्रोजन के कितने टाइम्स डेंस है, आपकी ली गई गैस हाइड्रोजन से कितने टाइम्स डेंसर है, ये बताती है। तो वेपर डेंसिटी अगर दे रखा होगा, है ना, वेपर डेंसिटी अगर 4 दे रखा है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 8। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए वेपर डेंसिटी का डबल कर दो, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। मोलर मास इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, बस इतना सा ध्यान रख लो, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की रेफरेंस में होती है। आ गई बात समझ में बच्चों? सर मोलर मास अपॉन 2। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, ओके सर। है ना। तो बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। डेंसिटी गैस का डेंसिटी बोल रहे हैं, वेपर डेंसिटी तो एक्चुअली वो है इसका कितने टाइम्स होगा, बाकी डेंसिटी अगर अपन कह रहे हैं तो डेंसिटी तो एक्चुअल डेंसिटी है, उसके मोलर मास के प्रोपोर्शनल होती है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, हाँ चलो वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया। यहाँ तो मोलर मास कंपेयर कर दो, ठीक है, और इनकी वेपर डेंसिटी भी इसी 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 तरीके से बढ़ेगी। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा ना, उसकी वेपर डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर?
फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, द मोलर मास ऑफ अ गैस इज 20 ग्राम पर मोल। गैसेस के लिए लागू होगा ये। 20 ग्राम पर मोल तो गैस का मोलर मास है ना। तो इसकी डेंसिटी बताएं एसटीपी पर। कैलकुलेट इट्स एट एसटीपी। एसटीपी पर इसकी डेंसिटी क्या होगी? तो एसटीपी पे अपन को टेम्परेचर भी दे दिया, प्रेशर भी दे दिया। प्रेशर अपन पुराना वाला ही ले रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर। वैसे तो 1 बार होता, पुराना यही चला रहा है, यही ले लेते हैं। एसटीपी बताकर शब्दों में टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू भी दे दी। मोलर मास दे रखा है ना, तो डेंसिटी पूछिए। प्रेशर इंटू मोलर मास बराबर डेंसिटी इंटू आरटी। और डेंसिटी गैस की कितनी होती है? प्रेशर इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। समझ गए फॉर्मूला सभी लोग? सभी बच्चों को समझ में आया? आयुष, अंकित, अंशिका, अवनी, अदनान, यस सर। ठीक है। हाँ तो अब मेरे को बताओ Yes, sir. डेंसिटी, जल्दी से निकाल के बताओ। वेरी गुड। तो इसी तरह से अपन को करते रहना है, लगातार, है ना। एफर्ट्स बहुत लगाने हैं, जर्नी इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। एंड यू शुड पुट योर एफर्ट्स इन अ सिमिलर वे, ठीक है। बट यू हैव टू पुट दीज एफर्ट्स विद लर्निंग फॉर 2 years, क्योंकि 2 साल तक अपन को एफर्ट्स लगाने हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रैंक के साथ सक्सेसफुल हो, है ना। आप जल्दी से बताओ मेरे को। किसका आंसर आया? प्रेशर रख दो, प्रेशर तो 1 है। मोलर मास रख दो, बड़ा अच्छा सा मोलर मास दे रखा है 20, है ना, और 20 दे रखा है ना, ठीक है। आर रख दो, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर थोड़ा सा उल्टा सीधा 273 है, कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा अपन को सवाल को। आर रख दो, आर क्या है ये? 0.0821, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं ना अपन, 1 एटमॉस्फेयर में। ये लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर। समझ आया? तो कितना आएगा ये करीब? जल्दी से बताओ मेरे को आंसर किसका आ रहा है, कैलकुलेट करके जल्दी से। कम ऑन गाइस, बी फास्ट, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से करो कैलकुलेट, किसका आंसर आ रहा है। Sir, 0.089. थोड़ा सा डेसिमल का मिस्टेक है, वैल्यू तो, फिगर्स तो सही है, डेसिमल आपने सही जगह नहीं लगाया बस। वापस से चेक करो, डेसिमल्स की जगह सही कर दो, आपका आंसर सही है वैसे। हाँ बताओ बच्चों। सर 9 पॉइंट करके आ रहा है। ये आ रहा है 0.89। डेंसिटी आ रही है ग्राम पर लीटर में। कितने ग्राम है 1 लीटर में? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका 0.089 आ रहा था, कहीं डेसिमल का छोटा सा मिस्टेक हुआ होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बट यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, मतलब फिगर्स तो आ गए, कहीं आपने डेसिमल का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया होगा। Yes, sir, ठीक है, समझ आ गया. समझ आया कि नहीं आया? तो आई होप ये सभी को क्लियर है, और आई होप एवरीबडी लर्न द न्यू कंसेप्ट। अपन ने स्टार्ट किया था पिछली क्लास के रिवीजन से, हाँ ठीक है। अपन ने स्टार्ट किया था पिछली क्लास के रिवीजन से, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अंकित, है ना।
अपन ने गे-लुसाक्स लॉ से स्टार्ट किया, एवोगैड्रो लॉ देखा, एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल के, मोल जितने ज्यादा लोगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होता जाएगा, मोल दुगने होंगे तो वॉल्यूम भी दुगना होगा, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर मत बदलना। फिर अपन ने चारों गैस लॉ को एक साथ लिया, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 P1 V1, एक गैस के लिए एक गैस के मोल अगर फिक्स है तो P1 V1 T1 कांस्टेंट होता है ना, ये अपन ने देखा यहाँ पर। और अगर मोल को भी शामिल कर लिया जाए तो इस तरह से कांस्टेंट होगा। लेकिन अपने मन में डाउट था कांस्टेंट है क्या आखिर, अभी जब से अपन कांस्टेंट 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 करे आ रहे हैं, ये कांस्टेंट आखिर है क्या? तो कांस्टेंट का जवाब अपन को मिल चुका है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, इसकी वैल्यू ये सारी वैल्यूज हैं जो अपन मोस्टली काम में लेने वाले वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज काम में लेंगे ना। समझ आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? अगर प्रेशर बार में दे रखा है तो ये वाली वैल्यू काम में लेंगे, ठीक है, नीचे वाली। और इससे अपन ने कैलकुलेशन करना, अब अपन को दो कंडीशन की जरूरत नहीं है कि इस प्रेशर इस टेम्परेचर पे ये तो उस प्रेशर उस टेम्परेचर पे क्या होगा, नहीं, एक गैस है, एक प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है तो आप मोल निकाल सकते हो, या टेम्परेचर और मोल दे रखा है तो वॉल्यूम दे रखा है तो प्रेशर निकाल सकते हो। कोई भी मतलब अपने पास चार वेरिएबल है P V T N, चार वेरिएबल में से तीन दिए हुए होंगे, एक निकाला जा सकता है आइडियल गैस इक्वेशन से। इसी इक्वेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया अपन ने, डेंसिटी लेके आ गए अपन यहाँ पर, है ना, और डेंसिटी सब मोलर मास के प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखना, है ना। और डेंसिटी यहाँ पे एक जैसी कंडीशन में, एक जैसे प्रेशर पर एक जैसे टेम्परेचर, तो अपन ने ये सब देखा, ये कैलकुलेशन देखे। फिर एक वेपर डेंसिटी भी देखी अपन ने। वेपर डेंसिटी एक्चुअल में असल में डेंसिटी नहीं है, वो ये बताती है कि एक्चुअली हाइड्रोजन के कितने गुना डेंस है, हाउ मेनी टाइम्स द गैस इज हेवियर देन द हाइड्रोजन, रिलेटिव है वो, है ना। तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास का आधा होती है वेपर डेंसिटी, ये ध्यान रखना है बस। फिर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का, माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, आज अपन ने इतना सारा किया है तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्न पे अपन करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अंकित बताओ। सर स्टार्टिंग की स्लाइड दिखा दीजिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल, देख लिया ये? सर एवोगैड्रो लॉस, हाँ ये रहा है, ये एवोगैड्रो लॉ देखा अपन ने। इसके ऊपर का सर ये हो गया। इसके ऊपर तो कल वाला था अपना, है ना, ये लुसेक्स लॉ पिछली क्लास वाला था, है ना। ये तो रिवीजन था, ये एवोगैड्रो लॉ किया अपन ने, है ना। ओके सर, अगर ठीक है, है ना, चलो एंड करो क्लास बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सर, चलो थैंक यू सर, गुड नाइट okay, सर। Thank bye you, bye sir. everyone, take care, good night, okay, and see you in the next class, okay, with more questions. Bye bye.